14 फरवरी 2003 अहमदाबाद के एक घर में लूटपाट होती है, जहां पर 26 वर्षीय महिला सजनी कृष्णन की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस जाकर क्राइम सीन की जांच करती है, जहां पर उसका पति तरुण पागलों की तरह अपनी पत्नी के लिए रो रहा होता है। लेकिन अगले ही दिन 15 फरवरी को उसका पति लापता हो जाता है और सजनी के माता पिता तरुण पर ही आरोप लगाते हैं कि उसके दामाद ने ही उसकी बेटी को मारा है। लेकिन क्या सच में तरुण ने ही सजनी को मारा था या फिर तरुण भी किसी अनहोनी का शिकार हो गया था? आखिर क्या होता है तरुण के साथ? क्या है सजनी कृष्णा हत्याकांड? जानने के लिए शुरू करते हैं कहानी एकदम शुरू से। तब तक यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अहमदाबाद पुलिस को फोन आता है कि एक व्यक्ति तरुण कुमार जिसके घर में लूटपाट हुई है और उस लूटपाट के चलते उसकी पत्नी सजनी कृष्णन को मार दिया गया है, जिस पर पुलिस अपनी टीम के साथ तरुण के घर पहुंचती है और अपनी जांच पड़ताल करती है, जहां तरुण अपनी पत्नी के लिए पागलों की तरह रो रहा होता है। लेकिन जांच में जो फॉरेंसिक कुत्ता आया होता है वह बार बार तरुण को देखकर भौंकता है, लेकिन तरुण की ऐसी हालत देखकर किसी का भी ध्यान उस कुत्ते पर नहीं जाता है। पुलिस तरुण से पूछताछ करती है, लेकिन तरुण कुछ भी ठीक से नहीं बता पाता है क्योंकि वह अपने होश में नहीं होता है। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और तरुण की हालत देखकर तरुण को भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन अगले ही दिन 15 फरवरी को तरुण लापता हो जाता है। इसके बाद पुलिस तरुण की खोज में लग जाती है। अब लगभग 1 साल हो गया था, लेकिन तरुण का कुछ नहीं पता चल रहा था। उधर पुलिस भी अपनी जांच में लगी हुई थी। लापता होने पर सजनी के माता पिता तरुण पर शक करते हैं, जिसके चलते तरुण के परिवार पर भी FIR कर देते हैं। अब 2004 से 2006 आ गया था, लेकिन तरुण का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वहीं पुलिस वाले भी अपनी जांच कर रहे थे। इसके बाद सजनी के माता पिता उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का प्रयास करते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद वह मोदी जी से मिलते हैं और अपनी बात बताते हैं, जिस पर मोदी जी भी इस केस का संज्ञान लेते हैं। जांच फिर से शुरू होती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। केवल समय बीतता जा रहा था, लेकिन तरुण का कुछ भी नहीं पता चल रहा था। इसके बाद साल 2012 आता है और वहाँ एक नई DCP दीपक आते हैं और वह फिर से इस केस की जांच शुरू करते हैं। सबसे पहला शक तरुण की माँ और तरुण के भाई पर जाता है। उनकी माँ और भाई के सारे कॉल रिकॉर्ड निकाले जाते हैं, लेकिन उन दोनों के रिकॉर्ड एकदम ही क्लियर होते हैं। इन 1 सालों में पुलिस ने लगभग 1 लाख से अधिक कॉल डिटेल निकाले, लेकिन कोई भी शक के दायरे में नहीं आया। इसके बाद पुलिस वालों ने मंदसौर में जाकर तरुण की माँ से भी पूछताछ की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस के कुछ लोग सिविल ड्रेस में तरुण की माँ अन्नप्पा के घर के आसपास रहने लगे, जहाँ पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। अन्नप्पा के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो तरुण का पता बता सके। जहाँ सिविल ड्रेस में रहकर पुलिस वालों ने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार बना लिया था, जिससे उनका छोटा सा क्लू मिला कि अन्नप्पा बार बार केरल जाती है और केरल से बेंगलुरु जाती है। बस ये एक छोटी सी बात पकड़कर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और अन्नप्पा और उसके भाई के फोन को सर्विलांस पर डाल दिया, जिससे अन्नप्पा को एक अननोन कॉल आता है जो कि निशा परवीन का होता है। इसके बाद एक लैंडलाइन कॉल आता है। यही लैंडलाइन कॉल से पुलिस को चौंका देने वाली बात पता चलती है। दरअसल यह लैंडलाइन नंबर ऑरेकल कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड होता है। अब पुलिस की एक टीम इस कंपनी में जाकर पूछताछ करती है, लेकिन इस कंपनी में तो हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस हर एक व्यक्ति से जाकर पूछताछ करती है, लेकिन अभी भी उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। वही इतने साल हो गए थे। पुलिस के पास भी तरुण का पुराना फोटो था, जिसको दिखाकर पुलिस वाले कंपनी के हर एक कर्मचारी से पूछताछ कर रहे थे। तभी कर्मचारी ने बताया कि लगभग ऐसा दिखने वाला व्यक्ति हमारे ऑफिस में काम करता है। जब पुलिस ने उस व्यक्ति से मिलना चाहा तो वह व्यक्ति उस कंपनी का एग्जीक्यूटिव मैनेजर होता है, लेकिन उसका नाम तो प्रवीण बाटले था। लेकिन शक्ल से लगभग वह तरुण की तरह लग रहा था, लेकिन ऐसे सत्य के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इसके बाद क्राइम ब्रांच के ऑफिसर अनिल ने प्रवीण से मिलने का प्लान बनाया। वह उसके ऑफिस गए और बाहर जाकर हेलो मिस्टर तरुण कहकर हैंडशेक किया, जिस पर तरुण नाम सुनकर तो प्रवीण की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इतने सालों में उसे इस नाम से किसी ने नहीं बुलाया था। लेकिन अब प्रवीण को समझ में आ गया था कि उसका पर्दा फाश हो चुका है, तो वह चुपचाप अनिल के साथ ऊपर बिल्डिंग से नीचे आ गया। इसके बाद पुलिस वालों ने प्रवीण को अपनी कस्टडी में ले लिया और वापस 25 अक्टूबर 2018 को प्रवीण पटेल से पूछताछ की गई। जिस प्रवीण ने जो बताया, इसे सुनकर पुलिस वाले हैरान हो गए। उसने बताया कि वही तरुण है। 15 साल पहले वह जिस लड़की से शादी करना चाहता था, घर वालों ने उससे शादी नहीं कराई और फैमिली प्रेशर में आकर उसने सजनी से शादी कर ली। लेकिन
वह सजनी के साथ नहीं रहना चाहता था। फिर इसके बाद तरुण ने एक प्लान बनाया। उसने दुपट्टे से सजनी का गला घोट दिया। इसके बाद सारा घर बिखेर दिया, जिससे कि ऐसा लगे कि घर में लूटपाट हुई है और जिसमें सजनी की मौत हो गई है। इसके बाद वह पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। लेकिन आपको याद होगा कि जब पुलिस जांच के लिए फॉरेंसिक टीम का कुत्ता आया था तो वह बार बार तरुण को देखकर भौंक रहा था, लेकिन उस समय किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। इसी से डरकर अगले दिन वह भाग गया। इसके बाद भागकर वह अपने गर्लफ्रेंड के पास गया, जिस पर उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है और वह उससे शादी करना चाहता है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे भगा दिया कि वह किसी भी हत्यारे से शादी नहीं करेगी। अब तो तरुण पूरी तरीके से टूट गया था। इसके बाद वह अपने दोस्त प्रवीण बाटले के पास जाता है। वहाँ वह उसी के साथ कुछ दिन रहता है और धीरे धीरे उसके कंप्यूटर का एक्सेस कर लेता है, जहाँ पर वह अपने दोस्त प्रवीण के सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करता है और वहाँ पर अपनी फोटो लगा देता है। और इसके बाद तरुण बन जाता है प्रवीण और जाकर ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड में नौकरी करने लगता है, जिससे कि उसे कोई भी तरुण नाम से नहीं पहचानता था। फिर इसके बाद निशा परवीन नाम की लड़की से वह शादी कर लेता है और अब उसके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन वह निशा से फिर झूठ बोलता है कि उसके माता पिता नहीं है, जबकि तरुण की माँ अन्नप्पा और उसके पिता जब तरुण से मिलने जाते थे तो वह उन्हें अपने चाचा चाची बताता था। तो दोस्तों, अहमदाबाद पुलिस को पूरे 15 साल लग गए तरुण को ढूंढने में, लेकिन आखिरकार पुलिस ने तरुण को ढूंढ ही लिया। आज तरुण जेल में है। उसने कई जगह से बेल की अपील कराई, लेकिन उसे कहीं से भी बेल नहीं मिली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस अपना काम ठीक से करे तो आम नागरिकों को कितनी आसानी हो जाएगी, अपराध धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। साथ ही 15 साल लग गए सजनी कृष्णन को इंसाफ मिलने में। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।